हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल। मेरा नाम है आयुष तिवारी। और यार अभी जो बच्चे जेई 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हें हम दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहले ग्रुप में वो आएंगे जिनका जेई 2024 में सिलेक्शन नहीं हुआ, उन्होंने ड्रॉप लिया है, और दूसरे ग्रुप में वो आएंगे जो अभी क्लास 12th में हैं। मैं पहले से ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि इस वीडियो पे उन्होंने ही क्लिक किया होगा जिनकी प्रिपरेशन अभी बहुत अच्छी नहीं चल रही। सबसे पहले तो आप ये एक्सेप्ट करो कि जो आपकी प्रिपरेशन के स्टार्टिंग के 1 साल थे उसे आपने बर्बाद किया है। इससे होगा ये कि जो आगे आने वाला टाइम है उसमें आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के चीज़ों को कवर करना होगा। अभी इस टाइम ये सब बिल्कुल मत सोचना कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि सिलेक्शन होना या ना होना आपके हाथ में नहीं है। उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ मेहनत कर सकते हो। अगर ये सोच के बैठ गए कि बहुत टाइम वेस्ट हो गया, अब कुछ भी नहीं होने वाला, तो वैसे भी कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आने वाले टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करते हो, एफर्ट मारते हो, तो हो सकता है आपका किस्मत आपका साथ दे दे, अच्छी परसेंटाइल आ जाए, जिससे कि एक अच्छा कॉलेज आपको मिल जाए। जो आने वाला टाइम है उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा ये किसी को नहीं पता। इसीलिए अभी से अपना सपना मत तोड़ो। आपसे कुछ गलतियां हुई हैं, उन्हें इम्प्रूव करना है, बस इतना समझ लो। और जो आने वाला आपका जेई एडवांस 2025 है उसमें क्या होगा कैसे होगा उसका पूरा टाइमलाइन आपको सबसे पहले समझना चाहिए। तो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो जून का मंथ चल रहा है, और ये मान के चलना जो आपका जेई मेंस 2025 का फर्स्ट अटेम्प्ट होगा वो जनवरी के लास्ट में होगा, और जो आपका जेई मेंस 2025 का सेकंड अटेम्प्ट होगा वो अप्रैल के स्टार्टिंग में होगा। और फाइनली जिसका आप सभी को इंतज़ार है, आपका जेई एडवांस 2025 वो या तो मई के लास्ट में होगा या जून के स्टार्टिंग में होगा। अगर हम रफली कैलकुलेट करें तो आज से जो आपका मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट होगा उसके लिए आपके पास 7 से 7.5 महीने का टाइम है। जो भी क्लास 12th में हैं उनके प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे तो थोड़ा सा टाइम माइनस कर देना, लेकिन जो ड्रॉपर हैं उनके पास पूरा 7 से 7.5 महीने का टाइम है। और यार इतना टाइम कम नहीं होता। अगर आपने क्लास 11th का 35 से 40% सिलेबस कंप्लीट कर रखा है तो आने वाले 6 महीने में इतना कर लोगे कि मेंस में आपके 200 नंबर आ जाएंगे। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, 200 नंबर आ जाएंगे। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जेई मेंस का जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का सेक्शन है वहाँ से काफ़ी आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि क्लास 11th पूरा बर्बाद है, लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं। आपका क्लास 11th नहीं बर्बाद है। आपने थ्योरी जरूर पढ़ी होगी, आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे होंगे, ये एक अलग केस है। अगर आप जेई मेंस में 200 नंबर ले आते हो तो 98.5 परसेंटाइल से ज़्यादा आपकी आ जाएगी, और अगर इतनी परसेंटाइल आ जाएगी तो एक डिसेंट सी NIT IIIT में आपको सीट मिल जाएगी। ये तो हुई जेई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट की बात। अगर आप अपन जेई एडवांस की बात करें तो उसके लिए आपके पास 10 से 11 महीने का टाइम है। आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट होगा वो जनवरी के लास्ट में होगा, और जो एडवांस होगा वो जून के स्टार्टिंग में होगा। इन दोनों के बीच आपको 3.5 से 4 महीने का टाइम मिल जाएगा। अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट तक जेई मेंस लेवल पे अपना सिलेबस कवर कर रखा है तो 3.5 से 4 महीने में इतना कर सकते हो कि एडवांस में आपके 3 से 5,000 रैंक के बीच आ जाए। देखो यार, सच बताऊं तो मैं आपको झूठी होप नहीं देना चाहता कि एडवांस में आप अंडर 1000 रैंक ले आओगे, ये कर लोगे वो कर लोगे। मैं एक नॉर्मल बच्चे के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं जिसकी एक एवरेज IQ है। एक बंदा जिसकी एवरेज IQ है उसने अगर मेंस लेवल तक सिलेबस कंप्लीट कर रखा है तो 3 से 4 महीनों में वो इतना कर सकता है कि एडवांस में उसके 3 से 5,000 रैंक तक आ जाएं। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के बाद जेई एडवांस तक की पूरी टाइमलाइन अच्छे से समझ आ गई होगी और अपने ऊपर थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। अब यार आओ देखते हैं कि आने वाले टाइम में आपको पढ़ाई कैसे करनी है। तो देखो, जेई मेंस का जो सिलेबस होता है उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों के चैप्टर को अगर हम ऐड करें तो लगभग 100 चैप्टर निकल के आएंगे। और जेई मेंस का पेपर इस तरह एग्जामिनर डिज़ाइन करता है कि हर चैप्टर से वो एक क्वेश्चन देने की कोशिश करता है। तो इतना समझ लो कि अगर आपने कोई एक चैप्टर छोड़ा तो आपके सीधे 4 नंबर माइनस होने वाले हैं। इसीलिए मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि आपके पास टाइम है, अपना पूरा सिलेबस कवर करके जाना। जो ये 100 चैप्टर हैं, मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ इसमें से कुछ आपने ऑलरेडी कवर कर रखे होंगे। अभी आपके पास 7 महीने का टाइम है। 7 महीने मतलब 28 वीक्स। 28 वीक्स में आपको 80 से 90 चैप्टर कवर करने होंगे। आप ये मान लो कि एक हफ्ते में आपको 3 चैप्टर कवर करने हैं। अब यार इतने कम टाइम में इतना ज़्यादा सिलेबस कैसे कवर होगा? एक वीक में 3 चैप्टर आप कैसे कवर करोगे? मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। इन 100 चैप्टर्स को 2 ग्रुप में डिवाइड कर लो।
पहले ग्रुप में उन चैप्टर्स को रखो जो या तो बहुत बड़े बड़े हों या फिर ऐसे चैप्टर हों जो दूसरे चैप्टर के लिए एज अ बेस काम करते हो, और दूसरे ग्रुप में उन चैप्टर्स को रखो जो छोटे छोटे और इंडिपेंडेंट हो। जो आपका पहला ग्रुप बना उसमें आप फंक्शंस, मोल कॉन्सेप्ट, पीरियोडिक टेबल और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जैसे चैप्टर्स को रख सकते हो, और जो दूसरा ग्रुप है इसमें बाइनोमियल थ्योरम और यूनिट एंड डायमेंशंस जैसे चैप्टर को रख सकते हो। अब आपको करना ये है कि जो चैप्टर्स पहले ग्रुप में हैं उन्हें बहुत बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि वो आपका बेस बनाएंगे। अगर बेस स्ट्रांग होगा तो कोई क्वेश्चन नहीं भी आता होगा तो उसे तुक्के से आप सॉल्व कर सकते हो। तो पहले ग्रुप वाले चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ना है, और जो दूसरे ग्रुप वाले इंडिपेंडेंट चैप्टर्स हैं इनका आप वन शॉट देख के चले जाना, आपका काम हो जाएगा। मेरे कहने का सिंपल सा मतलब यही है कि चैप्टर्स को दो ग्रुप में डिवाइड करो। पहले ग्रुप वाले चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ो, पूरे लेक्चर देखो, क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करो, और दूसरे ग्रुप वाले चैप्टर्स को वन शॉट देख के थोड़े बहुत क्वेश्चन करके चले जाओ। ये सिंपल सा ट्रिक फॉलो करने से आपका सिलेबस जल्दी कवर होगा और अच्छे से कवर होगा। जेईई मेंस का पेपर मैं पिछले 2-3 सालों से देख रहा हूँ, और एक चीज़ सामने निकल के आती है वो ये कि जो आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का सेक्शन है उसकी जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो पहले के कंपैरिजन में काफ़ी कम हुई है। इसीलिए अगर आपको किसी सेक्शन पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है तो वो फिजिक्स और केमिस्ट्री का होगा, क्योंकि यहाँ से सबसे अच्छा आउटपुट निकल के आएगा। बस इतना समझ लो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर आपके सिलेबस में हैं वो सारे के सारे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने कोई सा भी चैप्टर छोड़ दिया और वहाँ से आसान क्वेश्चन आ गया तो पेपर में आपसे वो छूट जाएगा। और यार जितना नंबर एक आसान क्वेश्चन देता है उतना ही नंबर एक टफ क्वेश्चन भी देता है। इसीलिए आसान क्वेश्चन छूटने से आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा, और आसान क्वेश्चन कम टाइम में भी हो जाता है। इसीलिए रिस्क बिल्कुल भी मत लेना, फिजिक्स और केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस कवर करके जाना। अब यार बात करें मैथमेटिक्स की, तो ये सेक्शन सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं, आपके पास टाइम कम है, इसीलिए मैथमेटिक्स के बहुत ही सिलेक्टेड चैप्टर्स आपको कंप्लीट करने हैं। जो आपका जेईई मेंस का मैथ का सिलेबस है उसे हम फर्दर 6 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस और लास्ट में वेक्टर एंड 3D। जो बेसिक मैथमेटिक्स है यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, लॉगरिथमिक या इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। इन दोनों टॉपिक्स को पढ़ लेना। अलजेब्रा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, बाइनोमियल थ्योरम और स्टैटिस्टिक्स, ये चैप्टर आपको करके जाना ही जाना है। ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूले और इक्वेशंस आपको आते ही होंगे। इसमें एक चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो अच्छे से पढ़ के चले जाना, आपका काम हो जाएगा। जेईई मेंस में ट्रिग्नोमेट्री से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते। कोनिक सेक्शन ऐसा पार्ट है जहां से सबसे लंबी और टफ क्वेश्चन आते हैं। इसमें आप लाइन और सर्कल को अच्छे से कर लेना, और जो इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला है उसके वन शॉट देख के चले जाना। अगर क्वेश्चन बनना होगा तो बन जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन लाइन एंड सर्कल अच्छे से कर लेना। बात करें कैलकुलस की, तो ये एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आपको चैप्टर्स को सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी फंक्शंस, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एरिया अंडर द कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन, इन टॉपिक्स को थोड़ा अच्छे से करके चले जाना। और हाँ, मैं ये बता दूं कि कैलकुलस एक ऐसा पार्ट है जिसमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनना होगा तो आपने कम भी पढ़ा होगा तो भी बन जाएगा, लेकिन अगर नहीं होना होगा तो आपने चाहे जितना भी पढ़ा होगा एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। इस तरह का ये सेक्शन है, ऐसे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। और फाइनली जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सेक्शन होगा वो आपका होगा वेक्टर एंड 3D। यहाँ से क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, 10 से 12% का वेटेज होता है, 2 से 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में यहाँ से मिल सकते हैं। तो ये दोनों चैप्टर बहुत अच्छे से करके जाना। जिन चैप्टर्स को अभी मैंने आपको बताया, अगर आप उतना कर लेते हो तो मैथ के पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 99 परसेंटाइल आपकी आराम से आ जाएगी। जेईई मेंस का पूरा पेपर 300 नंबर का होता है, जिसमें से मैथमेटिक्स के सेक्शन से 100 नंबर आते हैं। और जो चैप्टर अभी मैंने आपको बताए हैं, अगर आपने उन चैप्टर्स को पढ़ लिया तो 70 से 80 नंबर वहीं से आएंगे। और उन 70 से 80 नंबर में अगर आपने 40 से 45 नंबर के बीच भी स्कोर कर लिया तो 99 परसेंटाइल बन सकती है। इस तरह का कॉम्पिटिशन होता है मैथ में। मैथ सिर्फ आपके लिए टफ नहीं है, मैथ सबके लिए टफ होता है। अगर आपने जेईई मेंस के मैथमेटिक्स सेक्शन के 10 से 12 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लिए और वो सही हो जाते हैं तो आपके 99 परसेंटाइल बन जाएगी मैथ के पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, फिजिक्स और केमिस्ट्री का लेवल जेईई मेंस में काफ़ी नीचे जा चुका है, इसीलिए इसके सारे चैप्टर करके जाना। लेकिन फिर भी फिजिक्स का एक प्रायोरिटी लिस्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसे ध्यान से सुनना। सबसे ऊपर आएगा मॉडर्न फिजिक्स, फिर ऑप्टिक्स,
फिर हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स, उसके बाद एसएचएम एंड वेव्स, उसके बाद इलेक्ट्रोडाइनमिक्स और लास्ट में मैकेनिक्स। ये जो 6 टॉपिक्स अभी आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आपके आईआईटी जेईई सिलेबस फिजिक्स के ये 6 पार्ट्स हैं। इनको मैंने ऊपर से नीचे तक अरेंज किया है। सबसे पहले मॉडर्न फिजिक्स है। मॉडर्न फिजिक्स सबसे ऊपर इसलिए है क्योंकि इसका वेटेज जेईई मेंस और एडवांस दोनों में बहुत ज़्यादा होता है। जेईई मेंस में 4 से 5 क्वेश्चन आपको मॉडर्न फिजिक्स से मिलेंगे और मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आसान होते हैं एज़ कम्पेयर टू मैकेनिक्स के क्वेश्चन से। जो टॉपिक सबसे ऊपर लिखा है उसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, उसे आपको सबसे पहले कवर करना है क्योंकि वो सेक्शन सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होगा। इसी ऑर्डर में मैंने चैप्टर्स को अरेंज किया है। हालांकि मैकेनिक्स का वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता है जेईई मेंस में, लेकिन जो उसके क्वेश्चन आते हैं वो कई बार काफ़ी आसान होते हैं, हो जाते हैं, कई बार काफ़ी टफ होते हैं। ये बहुत कॉम्प्लेक्स सा सेक्शन है मैकेनिक्स जो है, इसीलिए इसको सबसे कम प्रायोरिटी पे मैंने रखा है। और रही बात केमिस्ट्री की, तो इसके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा यार, क्योंकि ये सब्जेक्ट काफ़ी अनसर्टेन है। कई बार ऑर्गेनिक का वेटेज ज़्यादा हो जाता है, कई बार फिजिकल का ज़्यादा हो जाता है, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा किस ऑर्डर में मैं चीज़ों को अरेंज करूँ। बस इतना समझ लो, केमिस्ट्री में सब कुछ अच्छे से पढ़ के जाना है, अपने अकॉर्डिंग आप चीज़ों को देख लेना। लास्ट में बस इतना कहूँगा, अभी आपके पास 7 महीने का टाइम है। 7 महीने का मतलब आपके पास 28 हफ्ते का टाइम है। 28 हफ्ते का मतलब लगभग 200 दिन होता है। और यार ये 200 दिन कम नहीं है। अगर आप रोज़ के रोज़ मेहनत करोगे, अच्छे से पढ़ोगे, तो हो सकता है अच्छी परसेंटाइल आ जाए, एक अच्छे कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाए। आपने पहले बहुत टाइम बर्बाद किया है, आप जो आने वाला टाइम है उसे अच्छे से यूटिलाइज़ करना। अपनी पूरी जेईई प्रिपरेशन के दौरान जब भी आप सुबह उठो, पूरे दिन क्या करना है क्या नहीं करना है उसे एक A4 साइज शीट पे लिख लो, अच्छे से प्लानिंग कर लो और अपने स्टडी टेबल और चेयर के सामने चिपका दो। इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा और आपका पूरा दिन अच्छे से मैनेज होगा। अगर आने वाले 6-7 महीनों को आपने अच्छे से यूटिलाइज़ कर लिया, तो जो अगले 4 साल होंगे वो आप किसी अच्छे कॉलेज में स्पेंड करोगे। और यार एक अच्छे कॉलेज में आपको बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। तो इन 6-7 महीनों में अच्छे से पढ़ लेना, नहीं तो किसी लोकल प्राइवेट कॉलेज Tier 3 कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, वहाँ की लाइफ उतनी अच्छी नहीं होगी, आपको वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। अभी टाइम है, संभल जाओ। जेईई मेंस का पेपर 300 नंबर का होगा, 75 क्वेश्चन आएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों से 25-25 क्वेश्चन आएंगे। पहले से ये डिसाइड करके रखना कि किस सेक्शन में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। फिजिक्स में एटलीस्ट 16 से 17 क्वेश्चन सही करके आना, केमिस्ट्री में 19 से 20 क्वेश्चन सही करके आना और मैथ में ट्राई करना 12 से 13 क्वेश्चन सही हो जाएं। अगर इतना कर लेते हो तो हो सकता है आपके 99.3 परसेंटाइल से भी ज़्यादा आ जाए। चलो यार, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। मिलते हैं अब अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।